बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है, अपना ही साहब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 74,500 का लेवल क्रॉस किया दौरान ट्रेडिंग। 100 इंडेक्स ने इंटरडे हाई हमने देखा 74,555 का ये लेवल रहा और बड़ी खुशहाल बात है कि स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी है। हाई लेवल आज था 74,575 का, लो लेवल रहा 73,977 का। मजमूई तौर पे 57 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। 189 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 178 कंपनियों के शेयर्स में कमी। ब्लू चिप कंपनीज की अगर बात की जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। रिफाइनरी और सीमेंट सेक्टर में लेन देन देखा गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ब्रोकर्स के और फाइनेंसर्स के, क्योंकि आइंदा आने वाले दौर में इंटरेस्ट रेट की शरह में कमी होगी और IMF से मुज़ाकरात चूँकि हुकूमत के जारी हैं और पॉजिटिव वे में जारी हैं। लेकिन अगर IMF कोई बड़ी डिमांड कर देता है जो हुकूमत पूरी ना कर सके तो उसका आइंदा आने वाले दिनों में एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। लेकिन जो इन्फ्लोज आ रहे हैं, FDI आ रही है स्टॉक मार्केट में, वो भी एक बड़ी वजह है स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी की। फिर इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्कुआत स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजह है और आइंदा आने वाले दिनों में अपकमिंग सेशंस के अंदर ये रिकॉर्ड तेज़ी का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 7 जून को बजट पेश किया जाने का इम्कान है। हमारे ज़राया में ये बताते हैं कि जो आइंदा बजट पेश किया जाएगा वो 14,000 अरब रुपए का जो पिछला बजट था, इस दफ़ा 17,000 अरब रुपए का बजट पेश किया जा सकता है, यानी 17 खरब रुपए का ये बजट हो सकता है। और माली साल 2025 के बजट में जो पेश किया जाएगा उसमें तवानाई शोबे के लिए सब्सिडी तकरीबन 800 अरब रुपए हो सकती है। अभी जो लफ्ज़ सब्सिडी है ये IMF की गुड बुक में नहीं है, अब इस वर्ड को एलिमिनेट करना होगा। तो अब हुकूमत की क्या प्लानिंग होगी ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जो टैक्स का जो टारगेट होगा वो 9,400 अरब रुपये था पिछले बजट में, अब इसको बढ़ा दिया जाएगा और ये 11,200 अरब रुपये हो सकता है। हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं लेकिन IMF की मुशावरत से ये बजट तैयार होगा। आइंदा आने वाले दिनों में जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। खदशात हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे मज़ीद टैक्स आयद होगा और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए तो सख्त शराइत सामने आएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की कैफियत पर छमाही रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के मौसी हालात के हवाले से जो हाफ ईयरली रिपोर्ट है उसके अंदर बेहतरी दिखाई गई है। गुज़िश्ता साल की छमाही रिपोर्ट को अगर हम सामने रखें और इस साल की अगर हम अपनी इस रिपोर्ट को सामने रखें तो काफ़ी हद तक बेहतरी है, मौशियात आदोशुमार में बेहतरी है। स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारे मुल्क की जो मजमूई पैदावार है यानी GDP वो 2 से 3% के दरमियान रहने की पेशगोई कर दी है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा महंगाई का सिलसिला कम होगा आइंदा आने वाले दिनों में। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो बेहतर रहा, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में गया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी इंपोर्ट में कमी की। एक्सपोर्ट को चैलेंजेस हैं, हुकूमती खराजात एक चैलेंजेस हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर एक्सपोर्ट बेहतर हो जाती है और जो हमारे खराजात हैं सरकारी खराजात वो कम हो जाते हैं तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में मुआशे राजो में मज़ीद बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.5% के दरमियान रहने की पेशगोई कर दी है और IMF के प्रोग्राम से बैरूनी खातों की अदायगियों में जो एक दबाव था उसमें कमी देखने में आई है, जिसकी वजह से ज़र मुबादले के ज़खायर बेहतर हुए हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट जो सामने आई है अभी स्टेट बैंक की, उसमें मौशियात आदोशुमार में बेहतरी आई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल लुमैती ने बड़े अहम 2 कदम उठा लिए हैं और लाड़काना में एक अस्पताल का उन्होंने इफ्तिताह किया और दादू में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह किया। हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कौंसल जनरल बखीत अतीक अल लुमैती ने खुद किया। UAE कौंसल जनरल के हमरा इफ्तिताही तकरीब में हिलाल अहमर जो UAE के हैं जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ दीगर उनके वफ्द मौजूद था। इस हवाले से उन्होंने बहुत शानदार मूव खेली और अस्पताल का इफ्तिताह किया। सलाह मुतासिरीन के लिए अस्पताल का इफ्तिताह करना बहुत ज़रूरी था। फिर उनके लिए एक स्कीम हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह किया और बखीत अतीक अल लुमैती का कहना है कि सिंध के सलाह मुतासिरीन को छत मुहैया करना UAE हुकूमत अपना फ़र्ज समझती है। बड़ी खुशाइन बात है। अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल की इमारत भी तामीर की गई है। आइंदा आने वाले दिनों में UAE मज़ीद इस तरीके के इकदाम करेगी। UAE गवर्नमेंट के ये टास्क हैं कि बलूचिस्तान और सिंध जो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स का भी इजरा करना है, नई हाउसिंग स्कीम्स भी बनानी है, नए अस्पताल भी कायम करना है, नए स्कूल भी कायम करने हैं और कराची के अंदर भी अपकमिंग डेज़ के अंदर कुछ तरक्याती मनसूबे हैं जिसको UAE हुकूमत लॉन्च करेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की बजट तजावीज़ सामने आ गई हैं। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने नॉन फाइलर्स पर भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है।
बिल्कुल नॉन फाइलर के ऊपर भारी टैक्स ऐड करने की भी तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जितना इसको श्रिंक किया जा सके, नॉन फाइलर का जो रेशो है वो हुकूमत करे, और नॉन फाइलर पर गाड़ी की ख़रीदारी पर 24% टैक्स ऐड करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने हुकूमत को नए माली साल के लिए जो बजट तजावीज़ दी, उनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो नॉन फाइलर्स पर किया है। उस पर उन पर एडवांस टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। नॉन फाइलर्स पर गाड़ी ख़रीदारी पर बारी टैक्स का मकसद नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाना है। तजवीज़ का मकसद नॉन फाइलर्स को गाड़ियों के लेन देन में इस्तेमाल होने वाली रकम को नेट में लाना है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल का मकसद टैक्स चोरी की हौसला शिकनी है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल अपनी तजावीज़ देता है, हर फोरम, कॉमर्स का हो या फाइनेंस का हो या कोई भी आप फोरम कह लें, उसका यही मेन मुद्दा होता है कि नॉन फाइलर्स पर जो है ना वो भारी टैक्स ऐड किया जाए। उनको फैसिलिटेट करने के चक्कर में कॉर्पोरेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्स ऐड कर दिया जाता है। ये माजी की रविश रही है। जो टैक्स देते हैं सैलरीड पर्सन, उन पर मज़ीद टैक्स ना ऐड किया जाए। जो नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए उन पर टैक्स लगाया जाए। नॉन फाइलर को शिकंजे में रखे हुकूमत और उनको फाइलर्स बनाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं। OICCI का इस्तेमालशुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट पर टैक्स जारी रखने की उन्होंने तजवीज़ दी है। ये एक बिल्कुल अलग मामला है, वो नॉन फाइलर था और ये इम्पोर्टेड यूज़ कार्स के ऊपर इन्होंने तजवीज़ दी है। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी और इजाफी कस्टम ड्यूटी जारी रखी जाए। OICCI जो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बड़ा मुतालबा किया है और बजट में इस तजवीज़ का मकसद इम्पोर्ट गाड़ियाँ, जो यूज़ गाड़ियाँ जो हम देखते हैं हमारे मुल्क में हैं, उनकी हौसला शक्नी है, उनकी इम्पोर्ट को कम करना है। जाहिर सी बात है, जब आप बाहर से गाड़ी मंगवाएंगे तो डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी और हमारे पास वैसे ही डॉलर्स का फुकदान है। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ लें। बाहर से जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जाती है उनको ना इम्पोर्ट करें और जो कस्टम ड्यूटी आयद की गई है उसको जारी रखने की तजवीज़ दी है OICCI ने, और हो सकता है मुस्तकबिल में बढ़ भी जाए। इसके अलावा एक बड़ा अहम टॉपिक मैं भी आपको बताऊंगा, वो यह है कि पाकिस्तानी हुज्जाज को जगह के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी करते हुए हुकूमत से अपील की है कि नई हज स्कीम के तहत सऊदी तवाफ़ा यानी सऊदी हुज्जाज को अदायगी के बावजूद मिना और रफ़ात में जगह के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहाल वफाकी हुकूमत इस मसले पर फौरी तवज्जो दे। पाकिस्तानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ने मुतालबा किया है। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स की कसी तादाद मनासिक की अदायगी के इंतजाम के लिए सऊदीया में इस वक्त मौजूद है, और रकूम अगर वापस होती हैं हुज्जाज को तो इससे एक इंतशार फैल सकता है, गैर मामूली हालात पैदा होने का खदशा है। तो इस हवाले से ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस हवाले से कोई कदम उठाए और जो हज्जाज वहाँ पर मौजूद हैं, जो आज़मीन हज वहाँ पर गए हुए हैं हज की अदायगी के लिए, उनकी रहाइश का या उनकी जगह का फौरी तौर पे कोई बेहतर और मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। एक और टेक्सटाइल फैक्ट्री ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। लाहौर की टेक्सटाइल एक बड़ी टेक्सटाइल है, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने खसारे से बचने के लिए अपना प्लांट बंद कर दिया गैर मुइना मुद्दत के लिए, और इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है। गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने प्लांट तो बंद कर दिया है, लेकिन वीविंग प्लांट उनका काम करता रहेगा। स्पिनिंग प्लांट उन्होंने रुई की अदम दस्तियाबी और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बंद किया है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर की जो सोने की मार्केट्स हैं उनमें सोने की कीमत में कमी हो गई है। 1200 रुपये फ़ी तोला 24 कैरेट सोना कमी के बाद 2,41,100 रुपये फ़ी तोला हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो सोने की कीमत है उनमें कमी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम बात करेंगे। रिकॉर्ड तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला जारी है, और इसकी क्या वजूहत हैं, आइंदा आने वाले सेशन में क्या होगा। नए IPOs आने शुरू हो गए हैं, इन्फ्लोज़ भी आ रहे हैं बाहर से, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को। इन्वेस्टर्स का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। बजट को लेकर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्या खदशात हो सकते हैं, बजट कैसा होगा, कौन सी हमें मूव खेलनी होगी, और टैक्स GDP हमारे मुल्क की कैसे इंक्रीज़ होगी, नॉन फाइलर को हम कैसे श्रिंक करेंगे और टैक्स GDP को हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम है। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, सीनियर मौशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट जारी कर दी है, और गुज़िश्ता साल जो हाफ ईयरली रिपोर्ट थी उसके मुकाबले में मौजूदा जो अभी हाफ ईयरली रिपोर्ट पेश की है उसके अदाद शुमार बेहतर हैं। स्टेट बैंक ने इत्मीनान का इज़हार किया है। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में बताया है कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी होगी, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत से मामलात में बेहतरी आएगी, और हमारी जो GDP है वो स्टेट बैंक ने कहा है कि
1.5 से 2% के दरमियान रह सकती है, यानी 1.5 से 2% रहेगी, तो इस जीडीपी पर क्या हमारा सर्वाइवल हो सकेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात की है, इसलिए कि अगर खित्ते के मुल्कों में इस वक्त 6% के करीब है, तो हमें पाकिस्तान के हर आदमी को ये सोचना है कि जी। हमारे हिसाब से क्या मुसीबत है कि महंगाई हमारी खित्ते के मुल्कों से 4 गुना ज़्यादा और शरह नमू हमारी 1/3। तो अगर आप 6% से कम करते हैं शरह नमू, इसका मतलब है मुल्क में गुर्बत में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो भी पॉलिसियां हैं जी। वो किसके लिए बनाई जा रही हैं। बुनियादी सवाल, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, जी। उन्होंने 6 रोज पहले एक बिल्कुल बात सही की है। उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स हमें वसूल करने चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया इस साल हमने कम वसूल किया है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं 15,000 अरब, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर 15,000 अरब कम वसूल कर रहे हैं, अगर हुकूमत वो भी वसूल नहीं करती, तो फिर हुकूमत का काम क्या रह गया? अगर तमाम ओवरसीज चैम्बर, बिजनेस काउंसिल सब अपने अपने मुफाद में कर रहे हैं, कोई 26-25 जो हमारे अवाम है 25 करोड़, जी। उनके मुफाद में तो करे कि जी 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे इलाज मुआवजा नहीं है, साफ पानी नहीं है, खाने को मुनासिब गजा नहीं है, उनका कोई नहीं सोचता, सब अपना अपना सोच रहे हैं। ये 15 कोई भी बजट जिसमें इस 15,000 अरब रुपए की जो कम वसूली है, इसको वसूल करने का हदफ नहीं रखा जाता, वो नाकाबिल कबूल होगा और उससे पाकिस्तान की मईशत को आने वाले बरस में भी शरह नमू सुस्त रहेगी, महंगाई ज़्यादा रहेगी, गुर्बत रहेगी। ये बर्दाश्त के काबिल बर्दाश्त नहीं है, हमारी सलामती को खतरा है। जरा डॉक्टर साहब, 9,400 अरब रुपए का टारगेट रखा था टैक्स कलेक्शन का, इसके अलावा 15,000 अरब रुपए हैं जो हम वसूल नहीं कर पा रहे। जी, मैं आपको जुमला बता दूं, वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें 24,000 अरब रुपया इस साल वसूल करना चाहिए था। ये प्राइम मिनिस्टर के 24,000। अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। जी। तो 24,000 में से 9,000 कर दे तो 15,000, मेरे हिसाब से 15,000 से ज्यादा है। मगर मैं तो सिर्फ यही दरखास्त कर रहा हूँ, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो तो वसूल करके दिखाएं, क्यों नहीं वसूल करते? चोरी भी हो रही है, ताकत तख्तो भी कर रहे हैं और वो अभी तजावीज़ भी लाते हैं कि हमें ये कंसेशन दे दें। अरे भाई, कंसेशन हुकूमत कहाँ से देगी? कर्जा लेके कब तक देगी? आप अपना टैक्स देंगे तो आवाम को भी हिस्सा मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि सनतें आप बंद कर दें, स्टॉक एक्सचेंज को आसमान पे ले जाएं, पैसा बाहर भेज दें और कर्जे लेते चले जाएं। हमने, आप मिसाल दे रहा हूँ, देखिए बड़ी वाज़ेह मिसाल है अगर कौम समझना चाहे। जी। पिछले 9 महीने में हमने 3 अरब डॉलर का कर्जा आईएमएफ से लिया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब हम 8 अरब डॉलर का लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये 8 और ये 3 11 अरब हो गया। क्या मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश, उसकी मईशत हमसे बड़ी है, हमारी छोटी है। उन्होंने पिछले जो है 2014-11 के बाद अब कर्जे के लिए मंजूर कराया है। जी। उन्होंने कर्जा मंजूर कराया 1.2 अरब डॉलर 10 साल के बाद। हम जो है वो 3 अरब लेने के बाद 8 अरब और ले रहे हैं, 11 अरब। तो बांग्लादेश जो बड़ा है वो अगर 1.2 पे गुजारा कर रहा है, तो जब तक कौम ये नहीं समझेगी कि हमें हर आदमी को मराद चाहिए, बरामद कुनंदगान को भी चाहिए, सनतकारों को भी चाहिए, वडेरों को भी चाहिए, शुगर वालों को भी चाहिए, अवाम का और मुल्क का कौन सोचेगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है और मेरे ख्याल से ये हमारी सलामती के लिए खतरा है। कोई मामूली बात नहीं। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो आइन की शिक की खिलाफ वर्जी है। 25 अलिफ, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन को कि पहले उन्होंने लिया था, ये भी ले लें कि भाई ये बच्चे स्कूल कब जाएंगे। कानून में है कि उनको स्कूल भेजना है, मुफ्त लाइनिंग देनी है, तो वो तो आप बजट में पैसे रखते नहीं है। इलाज बिल्कुल। मुआवजा, सेहत और तालीम का बजट जो है वो बहुत कम रखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, इस बार भी जो बजट पेश किया जाएगा उसमें हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जो टैक्स का टारगेट है वो 11,000 अरब रुपए रखा जाएगा, यानी 11 खरब। तो जब टैक्स कलेक्शन जो है वो बकौल पीएम के कि वो कम रही, जो हमने हदफ हासिल नहीं किया, तो वो हदफ ही कम रखा जाएगा, तो फिर एक दफ़ा फिर एग्जाम्शन मिलने वाली है नॉन फाइलर्स को, और जो टैक्स नेट में नहीं आते उनको। 2 बातें मैं आपसे अर्ज कर दूं। जी। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, कौम को पता होना चाहिए। वफाक की जो आमदनी है, वफाक की, जी। उसमें आपने सूबों को हिस्सा दे दिया, वो तो एनएफसी अवार्ड के तहत देना है। बिल्कुल देना है। जो रकम बचती है वफाक के पास, उससे मुल्की कर्जों का सूद ही अदा नहीं होता। मैं सूद। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सूद। तो बिल्कुल। अगर आप सूद भी के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो आप क्या बात करना चाह रहे हैं? एक जौहरी ताकत पाकिस्तान के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास तो सूद के भी पैसे नहीं है और हम टैक्सों की वसूली बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। जब आपने ये कह दिया कि 24,000 का हमारा होना चाहिए,
तो वज़ीर आज़म को ये जवाब कौम को देना पड़ेगा कि फिर आप ये वसूल अगर आप नहीं करते तो फिर कौन वसूल करेगा? ना आप वसूल करना चाहते हैं, ना सूबाई असेंबली करना चाहती है, ना एसआईएफसी करना चाहता है। तो ये जो 15,000 का शॉर्टफॉल वो खुद कह रहे हैं, जी। अगर ये वसूल नहीं करते तो आप तो सूद ही अदा नहीं कर सके तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क दूसरों पे चलेगा कि वो आपको कर्ज़े दे दें, इमदाद दे दें, निजकारी कर दें। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अपनी गर्दन दे दी है आईएमएफ के हाथ में, वर्ल्ड बैंक के हाथ में, उन मुल्कों के हाथ में जो आपके कर्ज़ों की रोल ओवर कर रहे हैं। तो ये अगर कौम को ये बर्दाश्त है तो बस ठीक है, फिर तो कोई कोई शर्म की बात, अफसोस की नहीं है। तो डॉक्टर लेकिन साहब, ये जो रिपोर्ट पेश की है स्टेट बैंक ने आज, हाफ ईयरली रिपोर्ट, इसमें तो कहा है कि मुल्क की सिम जो है वो बेहतर है मौशी लिहाज से, और मौशियात आदोशुमार में बेहतरी आई है, महंगाई भी कम हो जाएगी। सख्त मालियाती पॉलिसियों के पेश नज़र जो बेहतरी आई है वो करंट अकाउंट खसारे की बेहतरी में हम देख रहे हैं, इम्पोर्ट कम हो रही है, उसमें देख रहे हैं रुपये के ऊपर प्रेशर कम हुआ है। तो भाई इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं रही क्या? नहीं, मुझे स्टेट बैंक के गवर्नर एक सवाल का जवाब दे दें। जी। आपने इंपोर्ट्स बेतहाशा कम की, बेतहाशा इंपोर्ट्स कम कर दी, बिल्कुल। उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। जी। उसकी वजह से आपके मईशत की शरह नमू अगर 2% रहती है तो फिर आप दूसरे मुल्कों की तो 6% है। तो आपने मईशत की शरह नमू सुस्त की है और आपने गुर्बत बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई, इंपोर्ट्स कम करके उसमें आपने क्या तीर मारा? अगर कोई मेरी कारखाना है मैं बंद कर दूं जी। और ये कहूँ जी बिजली का बिल कमाया है तो दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। अरे भाई, जब आप चला ही नहीं रहे हैं, जब आप तो फिर इंपोर्ट्स ही नहीं कर रहे, सनतें ही नहीं चल रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी जा रहा है, मनफी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। फिर वो रिजर्व्स का कहते हैं हमारे बढ़ गए। अरे भाई, आपने $5.5 अरब के रिजर्व स्टेट बैंक ने खरीदे हैं, मार्केट से जो है मार्केट से खरीदे हैं। ये क्यों खरीदे इंटरबैंक मार्केट से और एक्सचेंज कंपनीज से? क्या एकदम से बड़ी वजह पेश आ गई? नहीं तो फिर जब आपने 5.5 ही ले लिए, आपने $3 अरब के कर्जे लिए हैं 1 साल में, जी। तो फिर रिजर्व तो आपके $9 अरब हैं, तो 8 अरब का तो मोटा ये हिसाब है। आपने क्या किया? आपने इंपोर्ट्स गिरा के यानी दुकान बंद कर दी और ये कहा कि जी बिजली का बिल कम आ गया, टेलीफोन का बिल कम आ गया, तनख्वाह का बिल कम आ गया। अरे भाई, मईशत तो चलाओ ना भाई। आपका ग्रोथ रेट तो आप 5% लेके आए, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आप मैं इसको मामूली बात आप ना समझें, जी। जी। इसलिए कि ये देखें, जब रोजगार अगर नहीं मिलेगा, 5% से कम जब शरह नमू होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर उनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा? जब आप अभी आपने बिल्कुल। कहा कि जब आप तालीम का बजट नहीं बनाएंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो सड़कों पे आके वो जेब काटेंगे। क्या मतलब हम चाहते क्या है? कभी तो फैसला कर लें कि इस मुल्क को बहुत लूट लिया, बहुत खा लिया। मेरे हिसाब से उन्होंने 15,000 का, मेरे हिसाब से करप्शन और टैक्स मिला के 33,000 अरब रुपया सालाना हम कम वसूल कर रहे हैं। मैं साबित कर सकता हूँ और हुकूमत तैतीस को ये हजार पता है। जिसमें 33,000 अरब रुपया करप्शन भी है और टैक्स की चोरी भी है। करप्शन भी है, शाहाना अखराजात भी हैं, सारा ही कुछ है ना। फिर बिल्कुल। 8,000 अरब रुपया जो ताकतवर तबके हैं, वो नाजायज़ मुनाफा ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं जी हमें मराद चाहिए। मैं उनसे ही सवाल करता हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, आपको मराद चाहिए, ज़रा बता तो दें कि जो जो हुकूमत सूद भी अदा नहीं कर सकती, उससे आप मांगते हैं कि आवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएँ, जीएसटी बढ़ाएँ और इनको मराद दे दें, तो ये मुल्क ऐसे चलेगा क्या? अरे आज ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी इस बजट में, कवीम का रात है। नहीं, मगर वो 11,000 का मतलब आपको पता क्या है? आज मैं आपको बता दूं कि ये फैसला इस हुकूमत ने कर लिया है कि 3 साल के बाद आईएमएफ के पास फिर जो है 25वें प्रोग्राम में जाना है। हमने कोई इरादा नहीं है कि आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकलें। हालांकि सबको पता है पाकिस्तान और आईएमएफ साथ साथ नहीं चल सकते, एक को कुर्बानी देनी होगी। तो हम तो ये कहते हैं आप टैक्स वसूल करें, अखराजात कम करें, मुल्क चलाएं और आईएमएफ से 3 साल के बाद बाहर आ जाएं, हलफ उठाएं कि हमें आइंदा आईएमएफ के पास नहीं जाना। ये बजट इस उसूल पे बनाया जाए कि हमें 3 साल के बाद आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना है। अगर बांग्लादेश 10 साल के बाद सिर्फ $1.2 अरब का कर्जा लेता है, हम तो $3 अरब का कर्जा लेने के बाद 15 दिन के बाद कहते हैं हमें $8 अरब और चाहिए। तो बिल्कुल। भाई ये वापस में तो करना है, वो कोई आपके सगे रिश्तेदार नहीं है, वो आपकी सलामती को खतरे में डाल के देंगे, आपके जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाल के देंगे। बहुत खतरात हैं। ये अब सुधरने का वक्त है, अब मराद मांगने का वक्त नहीं है। अवाम को मराद चाहिए। जो है बिजनेस कम्युनिटी को हुकूमत के पास देने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा बिल्कुल। देंगे, टैक्स देंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने इंटरबैंक मार्केट से और एक्सचेंज कंपनी से जो ये 5 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, इस पे फिर उनको इंटरेस्ट भी देना होगा, ऑब्वियसली कुछ टाइम फ्रेम होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अफेक्ट तो आएगा।
तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा इस बाइंग के बाद? देखिए, ये 5 अरब डॉलर उन्होंने खरीदे हैं, जी इंटरेस्ट रेट जो कम होगा, तो आज आपने देख लिया। मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, हुकूमत तरदीद करना तो आज ये आ गया है कि जो शोधा को जो मिल रहा है, उसमें बहबूद में मिल रहा है, जी जी पेंशन में मिल रहा है, जी जी उनकी शरह नमू जो है 16% से कम कर दी गई है आज, ठीक है। और जो ट्रेजरी बिल जिसको उसमें 1 साल के लिए 21% मुनाफा दिया है, 21% बिल्कुल। ट्रेजरी बिल। और जो शोधा हैं, पेंशनर्स हैं, बेवाएं हैं, उनको 16% से आज कम कर दिया गया है। आज की तारीख है, तो अगर जी कम होगा तो किनको होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि बहबूद का, शोधा का और पेंशनर का मतलब 16% से कम, और कॉर्पोरेट जिसमें ताकतवर लोग, बड़े-बड़े लोग पैसा लगाते हैं, उसमें 21% मुनाफा ऑफर किया है अभी 29 तारीख को। इसको कौम को जवाब तो देना पड़ेगा ना, हुकूमत को भी, स्टेट बैंक यानी को भी। यानी ये जो 5 अरब डॉलर इंटरबैंक मार्केट और एक्सचेंज कंपनी से स्टेट बैंक ने इकट्ठे किए हैं या बाइंग किए है, तो इनको वापस करने के लिए तो जाहिर सी बात है, पर इंटरेस्ट रेट को कम करना मुश्किल होगा। 22% भी बरकरार रखा जाएगा अगली दफा भी। नहीं, उसका ताल्लुक जो है वो महंगाई की शरह से है। आप इस वक्त सारी दुनिया में महंगाई की शरह कम हो रही है, तो मेरा अपना ख्याल ये था कि वो बेस रेट के हिसाब से थोड़ी बहुत ज़रूर कम होगी, लेकिन आप उसके बाद अगर बिजली के नर्ख बढ़ाने जा रहे हैं, जी जी आज IMF ने मुतालबा कर लिया कि पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ते को 1100 अरब कर दें। तो जब ये टैक्सेस अवाम पे बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी कम होगी, फिर बढ़ेगी, लेकिन उसका जो महंगाई कम होगी उससे पहले आपने अवाम को कुचल दिया है। उनके ये जो रेट्स कम किए हैं, मगर मुझे डॉक्टर कोई। साहब, हमारे मुल्क में तो कैश ट्रांजैक्शंस का मददखल ज़्यादा है। हमारे मुल्क में तो डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं इकोनॉमी। तो फिर महंगाई का फार्मूला हमारे मुल्क में अप्लाई होता है कि महंगाई को सामने रख के फिर हम इंटरेस्ट रेट को मैनेज करें? अब देखिए ना, ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, अब मैं क्या जवाब दूं? मैं इसका सबूत पेश कर दूं, आपकी बात जो सही बात है। जी मई 2022 में, बहुत अहम जुमला बता रहा हूं, लोगों को पता होना, मई 2022 में 13.8 अरब डॉलर का अफरात ज़र था महंगाई, और बिल्कुल डिस्काउंट रेट था 12.5। तो स्टेट बैंक ने कहा 13.8 बहुत ज्यादा है, हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं। वो 12.5 को करा के 21 पे ले गए, और महंगाई जो 13.8 थी वो 22 पर आ गई। ये है बिल्कुल। आपका तरीका। तो क्यों आपने किया? आपने लोगों को फायदा पहुंचा दिया। तो ये सारी पॉलिसियां नाकाम हैं। ये खास मकसद से बनाई जाती हैं कि जो ताकतवर अशराफी है उनको फायदा पहुंचाएं। स्टेट बैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, FBR हो, दूसरे इदारे हों, ये सब अशराफिया के जेर असर हैं। एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया है जिसमें अमेरिका, IMF वगैरह शामिल है। इनका एक गठजोड़ है। ये आप जब ये अवाम के साथ गठजोड़ जिस दिन बना लिया, जी उस दिन आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है बांग्लादेश और भारत से आगे निकल सकता है। अभी फिलहाल हम सारी पॉलिसियां, बेशतर पॉलिसियां टैक्स चोरों के, ताकतवर तबकों के मुफाद में बना रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान के और अवाम के मुफाद में बनाया, तो जो अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं, गवादर पोर्ट आपके पास है, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, मेहनती किसान है, मजदूर बिल्कुल। मेहनती हैं, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हम अशराफिया की जो है मीशत बना के अच्छा, राफिया अपने। के तसद्दुर से हमें आज़ाद होना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अशराफिया से निकलना होगा, ख्वाह वो मुकामी अशराफिया हो या बैनुल अक़वामी अशराफिया हो। उनका जो गठजोड़ है वो पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। हमें अपने वसाइल पर इन्हिसार करना होगा, अपनी लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये सोचना होगा कि हम कब तक IMF से कर्ज लेते रहेंगे। बहरहाल हुकूमत को भी सोचना है, आवाम को भी सोचना है और इस मुल्क को चलाने वालों को भी सोचना है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद चुनाय, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टॉक मार्केट तो रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। एनबीटी इंडेक्स अपने ही हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। क्या वजह है? क्या इन्फ्लोज बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं या इंटरेस्ट रेट कम होने की तवक्कुआत हैं? इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले लिया है फाइनेंसर्स ने। वजूहात क्या हैं, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली जी बात तो ये है कि मार्केट हमारी बहुत अंडर वैल्यू थी। हम बार बार चीख रहे थे कि दुनिया की कोई मार्केट ट्रेड नहीं करती, हमारा पोटेंशियल 11-12 की पी पे ट्रेड करने का था। जो मैं समझता हूँ ड्रॉबैक था वो ये था कि पाकिस्तान जब 40,000 और 35,000 के दरमियान मार्केट हमारी चल रही थी, उस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अफवाह थी कि जी सारे जो है वो डिपॉजिट्स विड्रॉल हो रहे हैं, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है, और एक बड़ी सेलिंग आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब इस बात को तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब आ गया है और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर माशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो लोगों को ये बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। आप देखें फॉरेन इनफ्लोज काफ़ी है माशाल्लाह, और लोकल इन्वेस्टर भी जो है वो मैदान में आ रहा है।
डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त भी 21-22% हमारा इंटरेस्ट रेट है, इसके बावजूद भी लोग जो है इसमें इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे जी हैं और एक ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट हो रहा है, प्राइस अपसाइड भी जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस बात की गममाजी कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक माशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और आगे आने वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह मजीद अच्छे होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा अहमद साहब, मुआशी सूरत पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सरमाया हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, लोग बाहर लेके सरमाया जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर। आपकी भी इल्म में है, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं उनके सरमाया बाहर जा रहा है। सुनने में आया है, ज़राए हैं कि गुल अहमद हो गई, बड़े बड़े टेक्सटाइल वाले हो गए, लकी ग्रुप भी हो गया, बड़े बिल्डर्स हो गए, ये अपना सरमाया निकाल रहे हैं और ये सोच के निकाल रहे हैं कि नेशनलाइजेशन पॉलिसी ना आ जाए, इस खौफ से निकाल रहे हैं। आपको भी मालूम है फैक्ट्रीज़ और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, रेमिटेंसेस के प्रॉब्लम है, डॉलर्स की दस्तियाबी के प्रॉब्लम है। तो ये जो सूरत हाल है ये ज़्यादा तशवीशनाक है या फिर हम खुश हो जाएँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तेज़ी की जानिब गामज़न है? देखिए, जो बातें आपने इस वक्त कही है जो पिक्चर है, मैं इसको टोटली नेगेट करता हूँ। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई भी जो है वो अपने कारोबार बंद करके बाहर जाने की बात नहीं करता। देखिए, सरमाया बाहर में मुंतकिल कर रहे हैं, कारोबार तो फैक्ट्री जो कंपनीज बंद कर रही हैं, मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स आपको पता है कि शट डाउन हो गई हैं बिजली और गैस की कीमतों से, लेकिन सरमाया बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बाहर जारी है लोकल इन्वेस्टर की। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी फैक्ट्री बंद हो रही है या मेरी फैक्ट्री में काम कम हो रहा है तो उसकी वजह जो है वो राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जिसमें मेरी यूटिलिटीज की कॉस्ट है और मैं उसको मीट नहीं कर पा रहा, तो इस वक्त स्लो डाउन किया हुआ है। भैया, थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके आप पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट तो देखें। हर साल इनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आता है। पिछले साल जो इनके मार्जिन से इससे ज्यादा मार्जिन वो लेके जा रहे हैं, तो कौन सी इस वक्त वो है? ये एक नेगेटिविटी फैलाने की बात है। हम नहीं, ये मैंने ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी है, नेगेटिविटी फैला नहीं रहे हम तो डिस्कशन कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। मेरी भी फैक्ट्री है, हम तो कभी ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में फैक्ट्री बंद करके जाएंगे। आज अगर मुश्किल हालात हैं, आज हमारी यूटिलिटी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो हमें इसका मुकाबला करना है। हमें इसका मुकाबला करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। तो फिर हमारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर है, बड़ी सनतों की तरक्की की जो शरह है वो बार बार नेगेटिव क्यों जा रही है? हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल को तो फिर प्लस होना चाहिए। देखिए, मेरी एक बात सुनिए जी। हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बेस था सब्सिडीज पे। अब अगर सब्सिडीज कम हो रही हैं, जिंदगी जो है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट सब्सिडीज को ले लेके गवर्नमेंट को चूस किया, गवर्नमेंट को नुकसान में दिया। खत्म होनी चाहिए। कौन सी कंपनी दुनिया में ऐसी है, कौन सी यूटिलिटी कंपनी ऐसी है कि जहां 4000 रुपए की गैस आपकी घर में पड़ रही हो और आप 100 रुपए की गैस बेच रहे हो? तो ये सिलसिला चल नहीं सकता। आपने मार्केट के रियलिस्टिक वैल्यू पर आना है। शुरू में तकलीफ जरूर होगी, कारोबार कम जरूर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो जब आपकी मार्केट एडजस्टमेंट आ जाएगी, आपकी सारे इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। आज दुनिया का हर मुल्क जो है, मैं स्पेशली बात करता हूँ, सऊदी अरब का डेलीगेशन आया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया। मैं खुद मीटिंग में बैठा था और उन्होंने कहा कि हमें शोबे बताएं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हम दुनिया से डोनेशन की भीख नहीं मांगते, नहीं मांगते। हम दुनिया से ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें। अब एड नहीं पेड की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे अहमद साहब ये बताएं कि जीडीपी हमारी 2% से भी कम रहेगी। हमारे जो कर्जे हैं वो अप्रोक्सीमेटली $131 बिलियन पे पहुंच गए हैं। यानी अगर मैं उसको रुपए में कन्वर्ट करूं तो 75,000 अरब रुपए तकरीबन हो गए हमारे कर्जे। अब आप ये बताएं कि इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि जो मौसी सूरत हाल है आइंदा आने वाले दिनों में वो बेहतर रहेगी? हम मजीद $8 अरब का कर्ज लेने जा रहे हैं IMF से। देखिए, बिल्कुल बेहतर रहेगी। हमारा अगर 125 बिलियन डॉलर का कर्ज है तो अमेरिका का $30 ट्रिलियन का कर्ज है भाई। वो अमेरिका है, उसकी जीडीपी देखें, टैक्स जीडीपी देखें, वहाँ की जो ट्रांजैक्शन है वो डॉक्यूमेंटेड हैं, वहाँ पे स्मगलिंग नहीं होती, वहाँ पे चोरी नहीं होती टैक्स की, वहाँ पे पॉलिसी है। हमारा क्या मुकाबला यूएस के इकोनॉमी से? जी जी। 5.5 से जीडीपी जो है वो 2.5 पर आया। अच्छा, क्यों आया? मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में आपने
अनप्लैंड इंपोर्ट्स की थी पिछले सालों में। आपका 26-30 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड डेफिसिट था, अकाउंट डेफिसिट था। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं तो इंपोर्ट्स को मंगवाई मैनेज थी की है। मशीनरीज आप बाहर से, 0 टर्फ स्कीम के 35 तहत। जी, जी टर्फ स्कीम के तहत इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं तो देखिए मंगवाई थी टर्फ मशीनें। बिल्कुल मशीनें मंगवाई थी, लेकिन हमने उन मशीनों का आगे जो है जो इसका इस्तेमाल था, इसकी प्रोडक्शन की जो आउटलेट थी, उसको जो है वो हमने सही मैनेज नहीं किया था। हमने अनप्लैंड इंपोर्ट्स की थी और अनप्लैंड इंपोर्ट्स की वजह से बहुत सारी मशीनरी आज भी स्टकअप है। आज जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में अगर हमने अपना जीडीपी रेशो हमारा कम हो गया है तो उसकी वजह यह है कि हमने सारी चीजों को मैनेज किया है। आगे जाके वे फॉरवर्ड जाहिर है हम चाहेंगे कि अपनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा माल जो है वो दुनिया भर में जाए। तो ये वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। 2-3 महीने आप देख लें, गुजर जाने दें, मैं समझता हूँ कि हम दोबारा जो है वो नॉर्मल ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया यूटिलिटी है। यूटिलिटी प्राइसेस दुनिया में जब पाकिस्तान की एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि हम दोबारा जो है वो सही करेक्टिव पाथ पे चले जाएंगे। अगर आईएमएफ कह देता है डू मोर, पेट्रोलियम लीवी बढ़ाइए, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करें, गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में यानी 2-3 महीनों में जो आपने टाइम फ्रेम दिया है उसमें बेहतरी आ जाएगी? देखिए मेरी एक बात सुने, आप भी किसी बैंक से जब लोन लेने जाएंगे ना तो बैंक ये इंश्योर करेगा कि आपकी इतनी क्रेडिट वर्दिनेस है, आपका काम इतना अच्छा है कि आप जो है उस लोन के ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करोगे, उसका इंटरेस्ट भी पे करोगे और लोन भी पे बैक करोगे। तो भैया आईएमएफ भी हमारी वो लेंडर एजेंसी है जो हमको हमारी फाइनेंसिस को जो है वो सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। अगर वो ये हमने समझती क्यों है कि सोचा आज हुआ ये है, सबसे ये हमने ऐसा क्यों सोचा हुआ है अहमद साहब कि ओनली आईएमएफ, हम क्यों ये सोच लेके बढ़ते हैं आगे, ओनली एंड जस्ट आईएमएफ? मुझे इस साल का सवाल का तो जवाब दें कि आप लोन किससे ले रहे हैं? आप लोन आईएमएफ से ले रहे हैं ना, तो आपकी बिल्कुल। लेंडर एजेंसी आईएमएफ है। जब आईएमएफ आपकी लेंडर एजेंसी है तो आईएमएफ ये बात इंश्योर करेगा कि जो पैसे आपने लिए हैं वो आप इनको वापस भी कर पाओगे या नहीं। आईएमएफ एज अ लेंडर एजेंसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए, और पाकिस्तान के डिफॉल्ट में ना जाने की सूरत में वो तमाम पैराफिल्स को जो है वो इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो उसको आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके चली जाएगी, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं होगा। तो भाई ये सारे पैराफिल्स करने के लिए चाहे कुछ मैं समझता हूँ कि स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे और वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में। यानी आप ये कह रहे हैं इन शॉर्ट कि आइंदा वाले चंद महीनों में मुल्क की मईशत में बहुत बेहतरी आएगी, जीडीपी भी बेहतर होगी, टैक्स जीडीपी भी बेहतर होगी, इन्फ्लोज भी बेहतर होंगे, रुपए की कदर में कमी होगी और रुपए की कदर बेहतर होगी और ज़रा मुबादला के जगह बेहतर होंगे, सब बेहतरी हम 2-3 महीनों में देखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिल्कुल सही है। हमारे अभी जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं परसों फेडरेशन में आए थे, वहाँ उन्होंने इस बात का आदा किया कि नहीं जो केयरटेकर गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेके गई है, खासतौर पर उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जो पीआर के टैक्स रिफॉर्म्स हैं, बाकी टैक्स रिफॉर्म्स हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इन तमाम चीज़ों को इन ट्रू स्पिरिट जो है वो फॉलो कर रहे हैं और ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो राइट ट्रैक पे इंशाल्लाह चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। बकौल अहमद साहब के आइंदा वाले दिनों में मईशत में बहुत बेहतरी आएगी। सही है, बेहतरी आए, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि हमारी मईशत में मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी आए, लेकिन जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं हुकूमत की, वो फुलफिल हों। जहाँ हम देखते हैं कि नॉन फाइलर सिस्टम बड़ा तनावर है, उसको हमने ख़त्म करना होगा। नॉन फाइलर सिस्टम को ख़त्म करके उसको फाइलर सिस्टम में लाना होगा। जहाँ पे टैक्स चोरियाँ हो रही हैं, जहाँ पे बिजली की चोरियाँ हो रही हैं, जहाँ पे गैस की चोरियाँ हो रही हैं, तो ये कुछ ऐसे इकदाम हमें उठाने होंगे, टास्क फोर्सेस बनानी होगी। जो गुज़िश्ता चंद माह कबल हमने देखा था कि टास्क फोर्सेस बनी थी और स्मगलिंग, हवालाउंडी नेटवर्क, चोरी की शरह में कमी हुई थी, इससे हम काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। फिर हमें पॉलिसी बनानी होगी लोकलाइजेशन की, डिजिटलाइजेशन की, और उसके ज़रिए हमने अपनी इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। फिर जाके हम सुकून का सांस ले सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमने जो उधार लिया है, कर्जा लिया है IMF से या दीगर दोस्त ममालिक से, उसको हम शायद वापस कर सकें। फिर हम ये सोच पैदा कर सकते हैं अपनी। लेकिन बहरहाल अहमद साहब का अपना एक विजन है, लेकिन आइंदा वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर बेहतरी हो जाएगी, ये कहना काबिल वक्त है। यहाँ वक्त एक ब्रेक हमारे साथ है। बैक प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इब्राहिम कसुम्बी, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। इब्राहिम साहब, ज़राए है कबिल वक्त है
जब बजट पेश होगा तब हम देखेंगे। तखमीना टैक्स का रखा जा रहा है 11,000 अरब रुपए, यानी 11 खरब। अब क्या हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो टारगेट रखा है, क्या ये कम ही रखा है? अगर हम इसको ज़्यादा रखते और नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाते और टैक्स नेट में लेकर आते तो यकीनन हमारा फिस्कल डेफिसिट बेहतर हो जाता, कम हो जाता, हमारा फिस्कल बैलेंस इंप्रूव होता। तो ये दो मेरे सवाल हैं आपसे। ये टारगेट पूरा होगा या नहीं, आपका सवाल, इसमें टैक्स बेस ब्रॉड होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अब जो बातें सामने आ रही हैं बजट के मुताल्लिक, वो ये है कि उन्हीं लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा, 1% इधर 2% उधर, कहीं विदहोल्डिंग टैक्स में, कहीं सेल्स टैक्स में, इस तरह से करके किसी न किसी तरह टारगेट पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यानी मजीद बोझ डाला जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर पे, सैलरीड क्लास पे। इशू किया था SRO 350 इसी मकसद से था कि चलें जी, ये गलत इनवॉइसेस होती हैं या फ्लाइंग इनवॉइसेस होती हैं, उसको रोका जाए। मुख्तलिफ उसके हरबे उन्होंने लगाए हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स को उन्होंने बिल्कुल ही अपाहज कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा। तो वो तो सीज कर दिया ना, SRO 350 जो है वो तो सीज कर दिया है फिल वक्त PM की हिदायत पे। सीज किया है, लेकिन अब जो इस वक्त जो सेल्स टैक्स के रिटर्न्स फाइल नहीं हो पा रहे हैं अभी भी सिस्टम के अंदर, तो अब और इसके अलावा जो मजीद वो इकदाम आ रहे हैं सामने, उसके मुताबिक ये जो टैक्स पेयर है एग्जिस्टिंग, अच्छा आप ताजिर दोस्त स्कीम एक बनाई गई थी, फ्लॉप हो गई, बिल्कुल कम हो गई। तो ये बात ये है कि जो अगर कोई सियाने लोग बैठे हैं और वो अपने दफ्तर में बैठकर अगर स्कीमें बनाएंगे तो कोई भी स्कीम कामयाब नहीं होगी। उसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत पहले से बैठना जरूरी है। आप जब तक टैक्स पेयर को एक पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और सिर्फ एक मखलूक की तरह ट्रीट करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको इनको ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है। हम जो तजावीज दे रहे होते हैं, साल ब साल दे रहे होते हैं, इस साल भी हमने दी हैं, कई चीजें हैं जिसमें हमने उनको बताया है कि जी ये इंपोर्ट के ऊपर जो आपका रेवेन्यू आता है, आपने कमर्शियल और इंडस्ट्री के इंपोर्टर है रॉ मटेरियल के, उसमें 4.5, 5 और 6% तक का फर्क रखा हुआ है। तो जाहिर है कि उसमें चोरी ही होनी है, लीकेजेस ही होनी है, स्मगलिंग रुक नहीं पा रही। देखिए मुल्क में वसाइल बहुत हैं, सब कुछ हो सकता है, टारगेट भी पूरा हो सकता है, इंटेंशन और विल होना चाहिए। इस वक्त टैक्स बेस ज्यादातर दारोमदार इनका इनडायरेक्ट टैक्सेस पर है। अच्छा, कुछ जो सिफारिशें जा रही होती हैं, जो इलीट के नुमाइंदे होते हैं उनकी सिफारिशें जा रही होती हैं, रिकमेंडेशंस जा रही होती हैं, तो वहाँ वो कंसीडर करते हैं। इस वक्त जो उनका फोकस लगा हुआ है वो रिटेलर, होलसेलर। मगर इब्राहिम साहब, हम सारा कसूर गवर्नमेंट पे तो नहीं डालेंगे ना, थोड़ा बहुत बल्कि अच्छा खासा कसूर बिजनेस कम्युनिटी का भी है। इनफेक वॉइसेस बनाते हैं, अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं, ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी तो पीछे नहीं है ना। हुकूमत के शाना बशानी चल रही है टैक्स चोरी में और टैक्स गफलों में। पूरी दुनिया में बिजनेसमैन की कोशिश होती है, ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत है। तो फिर हम छोड़ दें बिजनेसमैनों को, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर है, फिर हम छोड़ दें। उसका तरीका ये है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स, पॉलिसी मेजर्स, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको टोटल डिजिटाइजेशन कर देनी चाहिए। जितना आपका स्टाफ है 24-25 हजार लोगों का, उसकी जरूरत भी नहीं है। डिजिटाइजेशन के जरिए आपके पास, बल्कि अब FBR अगर कमर कसता है तो फिर बिजनेसमैन चीखने शुरू कर देते हैं मैं FBR हैरिस कर रहा है। अब अगर हुकूमत कमर कसती है तो फिर FBR के ऊपर FBR की शामत आ जाती है। इधर FBR थोड़ा सा पीछे जाता है तो टैक्स चोरी बढ़ जाती है। तो ये तो गठजोड़ है ना, फिर तो नहीं हो सकता मसला हल। मैं आपको एक बात कहूंगा कि हुकूमतें कितनी और जाती रहेंगी, FBR अपनी जगह पे वही होता है, वही लोग होते हैं, और वो चाहें अगर इंटेंशन हो सारा कुछ हो सकता है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, लेकिन अगर करना चाहें सब कुछ हो सकता है। स्मगलिंग रोकना चाहें तो ताजिर नहीं रोक सकता, उसको फोर्सेस रोक सकती हैं, वो जिम्मेदार इदारे हैं, वो रोक सकते हैं। तो ये आप कहें कि ताजिर जो है इसमें बराबर के शरीक हैं, ये बात गलत है। सबसे ज्यादा अब आप एक बात देख लेना कि हम बरस से कह रहे हैं कि 65%, 60% रेवेन्यू कराची देता है। कराची देता है, कराची के हालात देखें आप। गवर्नमेंट की रिट 3 शहरों में रह गई है सिर्फ इस वक्त, गवर्नमेंट की रिट और कहीं है नहीं। तो जहां तवज्जो देनी चाहिए, जहां नॉन टैक्स पेयर है, नॉन फाइलर है, वो सारा उनके पास देखिए सारा डेटा है। उनके पास ये डेटा भी है कि बिजली के कनेक्शंस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के 50-60 लाख हैं, और उनके पास सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन 5 लाख है। आपके पास तो डेटा मौजूद है। अगर कोई शख्स बिजली का मीटर लगा के बैठा हुआ है और आपका रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास रजिस्टर करो।
अच्छा कैसे ये बताएं मतलब इब्राहिम साहब, ये बताएं कि अपकमिंग बजट में कौन कौन से टैक्सेस ऐड ऑन हो सकते हैं, कौन कौन से टैक्सेस का रेशो इंक्रीज हो सकता है, जरा क्या कहते हैं आप? इसमें इसमें जो नजर आ रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स एट सोर्स यानी इंपोर्ट के ऊपर कई अशिया पर 1% 2 से लेके 2% तक बढ़ाया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी 1%, 1.5%, क्योंकि जितनी इंपोर्ट है उस लिहाज से तकरीबन 50 अरब से लेके 55 अरब डॉलर तक की इंपोर्ट है कम अज कम। जी तो 1% भी बढ़ा के कई अरब उनको मिल सकते हैं। सही है। इसी तरह से कई और हैं वहां पर उनको ये रिकवरी जीएसटी बढ़ सकता है? जीएसटी बिल्कुल, मैं जहां सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी में इस वक्त 18% है बेसिक। जी जी 18% में गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन एक होता है, एक टैक्स, तो 1-8% और उस पर वो बढ़ाया जा सकता है, ये मुमकिन है। यानी और मुख्तलिफ, यानी तमाम अशिया पर या महदूद अशिया पर आप ये बात करें जीएसटी की? ये देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। और जहां एक एक तजवीज ये है कि सेल्स टैक्स का जो भी इनवॉइस इशू होता है उस पर 1% चार्ज करना होगा सबको। तो यानी वो अब इंक्रीज इनवॉइस होगा। पेट्रोलियम लीवी बढ़ सकती है? पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो बड़ा आइटम है ना, जहां जी से जो जो बिग टिकट आइटम जिसको कहते हैं, जी। वो बढ़ सकता है। यानी वहीं से रिकवरी यानी इस बजट के अंदर टैक्सेस की भरमार होने वाली है, और जो टैक्सेस देते हैं वो मजीद बोझ तले दब जाएंगे। सिर्फ 1 अरब डॉलर लेने के लिए आप आईएमएफ की इतनी शराइत मान लेते हैं कि फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। सर अभी तो आपका 8 अरब डॉलर economic की तरफ जा रहे हैं हम तो। फिर तो हम तो तमाम शराइत क्या, हम तो सब कुछ ही मान जाएंगे उनका। जी, आंखों के इशारे भी अगर तस्लीम कर लेंगे हम उनके। 1 अरब डॉलर कर्जा लेके फिर आपने 1 अरब डॉलर की गंदुम मंगा ली, तो वो तो नजर ही नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इब्राहिम साहब, ज्यादा तवक्कुआत नहीं है कि ये बजट आवाम दोस्तों का बिजनेस फ्रेंडली होगा। आखिर में बता दें बस। तवक्कुआत कोई बहुत ज्यादा, हमें तो नजर आता है ना, एज ए बिजनेसमैन हमें नजर आ जाता है कि कितनी गुंजाइश है, कितना स्पेस है इनके पास। तो डे बाय डे हम एक ऐसी सिमत में जा रहे हैं। और नई इन्वेस्टमेंट देखिए, जहां 24% का जो सूद हो, इंटरेस्ट रेट हो, वहां लोग कारोबार में पैसा नहीं डालते। और जब कारोबार में पैसा नहीं डालते तो ग्रोथ नहीं होती। रेवेन्यू ग्रोथ से आता है। लब के मैं अपना पैसा सारा बैंक में रख दूं, 22% कमाऊं, 20% कमा लूं साल में, ना मुझे कोई रिस्क है, ना कोई मुझे और कोई मसला है, ना मुझे लेबर से डील करना है, ना मुझे इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है, तो क्यों मैं कारोबार करूं? तो ये यानी ज्यादा तवक्कुआत नहीं है इस बजट में। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। अब ये बजट पेश होगा, इस बजट में नए टैक्सेस ऐड ऑन होंगे, जो टैक्सेस दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डाला जाएगा। जीएसटी बढ़ सकती है, जब जीएसटी बढ़ती है तो महंगाई का तूफान बर्पा हो जाता है। बहरहाल कबल अज़ वक्त है, लेकिन फिर भी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो हम यही कहेंगे कि IMF डू मोर का मुतालबा कर सकता है। जीएसटी, पेट्रोलियम लीवी और सैलरीड पर्सन पर मजीद टैक्स लगेगा। अब देखना ये कि नॉन फाइलर्स और जो टैक्स चोर है उनके लिए हुकूमत कौन से सख्त इक़दाम करती है, ये तो कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। प्रोग्राम का क्या ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।